नाउ अभी हम जो बात करेंगे एडोलेसेंस एंड उसका जो रिलेशन है विद द ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़। थोड़ी देर पहले हमने बात भी किए थे कि भाई ये जो एडिक्शन प्रोसेस होता है ये यूथ में कॉमन होता है। यूथ यानी कि एडोलेसेंस एज का थोड़ा सा बड़ा एज, राइट। तो उसमें ही ये ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी कि इस एज में जजमेंट पावर नहीं होता है और उसके साथ और भी कुछ फैक्टर्स है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक, पहले तो बात करेंगे हम व्हाट इज़ एडोलेसेंस। ठीक है, देखो बचपन में हम रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ चाइल्डहुड। एंड जब बड़े बन जाते हैं तो हम बड़े ही बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अडल्टहुड। तो ये हमारे लाइफ के फेजेस होते हैं, राइट, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो इन दो फेजेस को जो कनेक्टिंग ब्रिज है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एडोलेसेंस, राइट। तो बचपन से लेके हम जो बड़े बन जाते हैं, यहाँ पे जो इस फेज़ को, जो कनेक्टिंग फेज़ हमारी लाइफ की है, दैट फेज इज़ कॉल्ड एज एडोलेसेंस। अब एक बड़ा पीरियड है ये, इट इज़ अ पीरियड एज वेल एज अ प्रोसेस, राइट। तो बेसिकली ये कितना पीरियड है, ये पीरियड स्टार्ट होता है नियरली एवरेजली फ्रॉम द 12 ईयर्स टू द अप टू द 18 ईयर्स, इतना ये पीरियड होता है, राइट। एंड इट इज़ अ प्रोसेस आल्सो। अब कौन सी प्रोसेस? हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, राइट। इसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारा यहाँ पे होते रहता है। एंड दैट्स वाई दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू आवर डेवलपमेंट, ऐसी बात होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारे इस एज में होते हैं। तो उसमें से कौन से डेवलपमेंट इस एज में होंगे, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें जाना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार हमारे में जो डेवलप होता है दैट इज़ हमारा एक एटीट्यूड इस एज में बिल्डअप हो जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? भाई हम किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हैं, इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। यानी कि किस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको हम बोलेंगे एटीट्यूड, ठीक है, राइट। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा इसमें हमारा दैट इज़ अ बिलीफ्स, यानी कि हमारी मान्यताएं या हमारा विश्वास जो डेवलप होता है किसी चीज़ में, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिलीफ। अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली हमारा लर्निंग फेज होता है। एंड लर्निंग यानी कि कोई सीखना बात, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात, या लर्निंग प्रोसेस मतलब क्या, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सिंपल मीनिंग आपको मिलेगा, लर्निंग एक प्रकार का अनुकरण होता है। यानी कि किसी को देख के हम कुछ सीखते रहते हैं, राइट, मतलब कि अनुकरण होता है। एंड कोई भी चीज़ें हम सीखते नहीं, हम वही चीज़ें सीखते रहते हैं जिन लोगों में हमारा विश्वास या जिन लोगों को हम मान्य करते हैं, ऐसे में ही हम सीखते रहते हैं। बात ये होती है। तो इसलिए ये बिलीफ इस एज में डेवलप होने के कारण इस एज में हम उस तरह से डेवलप होने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि कोई किसी में बिलीव करता है तो कोई किसी में बिलीव करता है, कोई किसी एक्टर में, कोई राइटर में, कोई किसी साइंटिस्ट को बिलीव करता है। एंड वो कंटिन्यूअसली उसी को ही फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं एंड उसी की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं एंड उसी तरह से वो सीखते भी रहते हैं। तो ये बात होती है। एंड बिलीफ सिस्टम एक बहुत तगड़ा सिस्टम होता है, राइट। तो जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसा हमारा लर्निंग भी होगा एंड वैसा हमारा एटीट्यूड भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बिलीफ यहाँ पे अच्छे भी डेवलप हो सकते हैं या बुरे भी डेवलप हो सकते हैं। तो बिलीफ अच्छे चीज़ों में होना ये बहुत ज़रूरी होता है एंड ये इसी एज में होते रहता है, ठीक है। एंड इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक। उसके बाद जो आता है दैट इज़ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, राइट। तो बेसिकली हमारे सोसाइटी में जो भी फंक्शंस होते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं या रिचुअल्स होते हैं, तो ये सभी में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ये इसी एज के बच्चों का होता है। ये पार्टिसिपेशन अच्छा भी होता है या बुरा भी हो सकता है। बट बात इसकी यह नहीं है कि भाई इसकी वजह से जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको तकलीफ भी हो सकती है या बुरा भी लग सकता है, ठीक है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो होते हैं ये इनका ही अनुकरण करते रहते हैं एंड इसलिए इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो हो रहा है ये कम्युनिटी में इन लोगों का अच्छा ही होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही ये बच्चे अच्छी सीखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गए कुछ विचारधाराओं की बात। उसके बाद जो है खुद बॉडी में जो भी कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो डेवलप होता है आपके बायोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस यानी कि आपकी बॉडी कैसी डेवलप हो रही है, राइट। अब इसमें आप जानते हो कि इस एज में हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते रहता है। बचपन में
मतलब चाइल्ड जो होता है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। अब यहाँ से कोई बच्चा मेल बन जाना या फीमेल बन जाना इसी एज में डेवलप होने लगता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते रहते हैं। यहाँ पे हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, बॉयज़ बॉयज़ की तरह बिहेव करने लगते हैं, गर्ल्स गर्ल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये सभी बातें चेंज होते रहती है। एंड जैसा चेंज ये सारे चेंजेस इस एज में हुए, ये सारे चेंजेस परमानेंट होते, राइट। देखो ये परमानेंट होते हैं, बाद में इसको चेंज करना ये डिफ़िकल्ट बात हो जाती है। कैसे बात डिफ़िकल्ट हो जाती है? देखो आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ। मिट्टी का घड़ा बनाने की प्रोसेस आपने देखी होगी, राइट। तो पहले वो मिट्टी होती है, ना कोई उसको मतलब डायमेंशन होता है, ना कोई आकार ना कोई उकार, ठीक है। एंड उसको फिर व्हील पे रखा जाता है, रोटेटिंग व्हील पे, एंड वहाँ पे ही हम उसको जो चाहिए वो उसको आकार स्वरूप वगैरह दे सकते हैं। एंड एक बार घड़ा बन गया, एंड घड़ा बन गया, सूख गया। अब जो शेप उसको इस फेज़ में मिला, यानी कि व्हील के ऊपर का जो फेज़ है उसमें मिला, अब वही जाके परमानेंट रहेगा। अब एक बार घड़ा सूखने के बाद आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। हाँ, आप अगर अब जोर लगा दोगे तो वो घड़ा टूट जाएगा, लेकिन शेप बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इस एज में डेवलप होती है। एंड जैसी चीज़ें इस एज में डेवलप हुई, अच्छी हुई, डेवलप हुई, तो वो इंसान उम्र भर के लिए अच्छा ही रहेगा। एंड यहाँ पे अगर चीज़ें गलत डेवलप हो गई तो वो इंसान उम्र भर के लिए गलत भी हो सकता है। इस बात को समझिए, राइट। एंड इसलिए ये जो फेज़ है ये इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि यही एज डिसाइड करेगा कि भाई हम अच्छे डेवलप होंगे या बुरे डेवलप होंगे। एंड उतनी इसलिए ये फेज़ जो है ये उतनी ही वल्नरेबल यानी कि धोखादायक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी लाइन बुक में लिखी है, दैट इज़ अ वल्नरेबल फेज ऑफ द मेंटल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है कि आपको डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हमारी लाइफ की कौन सी फेज़ बहुत वल्नरेबल होती है, राइट। एंड दैट इज़ अ एडोलेसेंस फेज। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका एडोलेसेंस, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इस एडोलेसेंस का आपके ड्रग एडिक्शन से क्या लेन देन होता है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे वही ड्रग एडिक्शन की, ठीक है। तो ये ड्रग एडिक्शन से इसका लेन देन कैसे है, एडोलेसेंस एंड ड्रग एडिक्शन का कैसे रिलेशन। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एडिक्शन उन्हीं दवाइयों का होता है जो दवाई लेने के बाद हमारे दिमाग को या हमारे बॉडी को अच्छा फील हो, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीलिंग हमें अच्छा आए। एंड बात क्या होती है, देखो एक पैरेलल आपको एग्जांपल देता हूँ। आप चाय कॉफ़ी दूध पीते हो, राइट, उसको एंजॉय भी करते हो, बट एक चाय कॉफ़ी या दूध पीने से पहले आप एक काम कीजिए, एक अच्छा स्वीट आप खा लीजिए, राइट। एंड उसके बाद आप फिर अभी चाय पीने की कोशिश कीजिए, देखो आप क्या फीलिंग करते हो। आप उस चाय को अभी एंजॉय नहीं कर पाते हो, आपको उतना मीठी नहीं लगती, क्योंकि आपने एक बड़ा मीठा खा लिया। बात समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो ड्रग्स का भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये दवाइयाँ लेने के बाद हमें इतना हाई अमाउंट ऑफ प्लेजर मिल जाता है कि अब बाकी सारी चीज़ें हमें फीकी लगने लगती, मतलब दूसरे चीज़ों में हम हमारा प्लेजर, आनंद, खुशी ढूंढ नहीं पाते हैं, राइट। एंड हम फिर खुशी के लिए, अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें वही चीज़ दिखने लगती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उससे हमें एक बार हाई अमाउंट ऑफ प्लेजर मिल गया। अब जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ प्लेजर मिल गया तो हम उस चीज़ को बार बार सेवन करने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। एंड इस कोशिश में बेसिकली अब ये कोई साधारण चीज़ें नहीं है, ये दवाइयाँ हैं, ये हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को ये मॉडिफाई कर सकती है। तो अगर हम इनको बार बार लेते रहेंगे तो हमारी फिजियोलॉजी उनके साथ अटैचमेंट कर सकती है, यानी कि बेसिकली इसकी वजह से ये एडिक्शन होते रहता है। तो हम इसके बात करेंगे, बट पहले बात हम यह करेंगे कि इसमें इन एडिक्शंस में हम धीरे धीरे जाते कैसे। देखो तो बेसिकली इस एज में एंड इस एज का रिलेशन कैसे है विद द एडिक्शन। तो इस एज का रिलेशन जो है एडिक्शन के साथ, इस एज में हमारी क्यूरियोसिटी ये बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ों को जांचना, परखना, सीखना, यह हम ज़्यादा करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। एंड इस क्यूरियोसिटी में देखो, क्यूरियोसिटी होना ही चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी अच्छे चीज़ों में होना चाहिए, बट ये ह्यूमन नेचर ही होता है। आपकी क्यूरियोसिटी बुरी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से इन चीज़ों के बारे में अगर क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में जाग गई तो आपको इनको जांचने की, परखने की इच्छा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आता है एडवेंचर। तो इस एज में एडवेंचर करने की भी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। एडवेंचर, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग आपको मिलता है दैट इज़ साहस, ये सही है, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें डिफरेंट मीनिंग लेना है। यहाँ पे एडवेंचर का मीनिंग है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, मेरा नाम हो, मुझे कोई पहचाने, मेरा कोई नाम ले, ये जो इच्छा होती है,
इसके लिए जो कुछ भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं इसको हम उनका एडवेंचर बोलते हैं, राइट। अब ये करने के लिए देखो अच्छी चीज़ें करना चाहिए, एडवेंचर अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि यहाँ पे गलत चीज़ों में ही एडवेंचर ज़्यादा होने लगता है, राइट। गलत चीज़ों में एडवेंचर नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे मोटर बाइक्स को इतने तेज़ी से भगाते हैं कि उनको कोई लोग देखे, उनका कोई नाम ले। क्यों देखेगा भाई आपको? ये थोड़ी आपकी ताकत है, ये आपके पेट्रोल की ताकत है जो कि आपके पिताजी ने कमाया हुआ पैसा है, राइट। ये कोई आपका एडवेंचर नहीं होता, ऐसी चीज़ों में करना नहीं चाहिए। कई लोगों के अवतार चेंज होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसे चीज़ों से आपका कोई नाम नहीं लेगा। हाँ, आपका नाम भी लिया जाएगा, बट आपके कैटेगरी के ही लोग आपका नाम लेंगे, यानी कि आप समझ रहे हो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ऐसी बातें मैं कर नहीं सकता, लेकिन आप समझो इस बातों को कि ऐसे एडवेंचर, गलत एडवेंचर करने की कोशिश मत कीजिए। देखो, अगर आप देखोगे कृष्णा अग्रवाल, कृष्णा राठौड़, इनको कौन नहीं जानता? क्या इन्होंने एडवेंचर नहीं किया? किया है, राइट। तो इन्होंने अच्छे चीज़ों में एडवेंचर किया है, तो आप भी अच्छे चीज़ों में एडवेंचर करने की कोशिश करो, बुरे चीज़ों में एडवेंचर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके ऊपर बुरा ही हो जाता है, ठीक है। देन इस एज की अगर हम बात करेंगे तो इस एज में एक्साइटमेंट, आतुरता, अधीरता, अस्थिरता ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी चीज़ आपको समझ ही नहीं कि भाई उसको करके देखे, समझ के देखे, पलट के देखे, हैंडल करके देखे, वगैरह 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 बातें आपके दिमाग में आने लगती है। आप इसके ऊपर सोचना मतलब छोड़ देते हो, पहले उस चीज़ को अनुभव करने की कोशिश करने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है उस चीज़ों में हमें जाना नहीं होता है। पहले पूरी जानकारी ले और बाद में फिर उस चीज़ को परखे, ये आदत होनी चाहिए। बट इस एज में ऐसी बातें नहीं होती है। इस एज में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सो ये पूरा नॉलेज मिलने से पहले ही हम चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए तो आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देन आता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि उसका अनुभव करना, यानी कि अब ये तो साइंस के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब बात ये होती है कि मैंने अभी आपको बताया चाय कॉफ़ी का एग्जांपल, एक बार अगर आपने उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर लिया तो इतनी हाई अमाउंट ऑफ खुशी मिलेगी कि बाकी दूसरे कोई चीज़ों में आपको खुशी नहीं मिलने वाली, ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। अब ये जो सारी बातें आपके दिमाग में आती है, ये बेसिकली सब आती है मास मीडिया के थ्रू, यानी कि बेसिकली न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट्स, रेडियोज़, टीवीज़, मूवीज़ वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में, इन मास मीडिया में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। अब इसकी वजह से आपके दिमाग में वो बातें आने लगती है, आपको भी वो चीज़ लेके देखने की इच्छा होने लगती है। तो ये ऐसी चीज़ें आप देखो नहीं, यही बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक एंगल कि भाई बच्चे इस ड्रग के सानिध्य में जाने की कोशिश क्यों करते हैं। दूसरा एंगल अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस, राइट। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन भी एक होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल टेंशन अगर हमें आ रहा है, हम कोई कठिन परिस्थिति में से गुजर रहे, तो हम हमारे दिमाग को खुश करवाने के लिए, हमारे बॉडी को प्लीज़ करवाने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके गलत दोस्त आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स है इस ड्रग्स में जाने के, ठीक है। अब ड्रग में जाने से हम डर क्यों रहे? भाई इससे हमें खुशी मिलती तो मिलती रहे, हम डर क्यों रहे? बेसिकली बात यह है कि इनसे डरना इसलिए है क्योंकि ये दवाइयाँ हैं, इसका इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आपके बॉडी के ऊपर खराब ही होता है, अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। अगर अच्छा इफेक्ट होता तो हम उम्र भर लेते रहते, बात ये हो जाती। तो फिर हम इनसे डर कैसे रहे? और एक वजह से हम डर रहे कि भाई एक बार उसका सेवन करने के बाद हम उसमें फंसते रहते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं एडिक्शन प्रोसेस। तो ये एडिक्शन प्रोसेस कैसे होता है? जैसे कि मैंने बताया, एक बार आपका हाई अमाउंट ऑफ प्लेजर मिलने के बाद आपका साइकोलॉजिकल फीलिंग, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट उनको होने लगता है। बट बात ये होती है कि ये दवाइयाँ हैं, एंड जब तक दवाई आपके बॉडी में रहेगी तब तक ही ये इफेक्ट रहेगा, यानी कि ये इफेक्ट टेम्पररी होता है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता। यानी कि ऐसी कोई दवाई नहीं कि आज लिया और उम्र भर खुश, ऐसे नहीं होता है। 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे हर एक दवाई का एक टाइम होता है। तो उतने देर के लिए ही आपको वो अच्छा लगने लगता है, अच्छा फील होने लगता है। फिर वो दवाई का असर खत्म होने के बाद बाकी चीज़ों में आपको फीलिंग अच्छा नहीं आता, आपको और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। फिर बुरा लगने लगा तो आपको अच्छा फील करवाने के लिए आप उस दवाई की कोशिश करोगे, लेने की कोशिश करोगे, यानी कि आप उसको बार बार लेने लगते हो। जब ज़रूरत नहीं है तब भी उसको लेने लगते हो, एंड उसका रिपीटेड यूज़ हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है, राइट। तो जब भी आपकी ज़रूरत नहीं है तब भी लोगे, एंड उसका आपका रिपीटेड यूज़ हो जाएगा। अब रिपीटेड यूज़ हो जाएगा तो बेसिकली इनमें और एक डेंजरस फिनोमिनन आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। अब टॉलरेंस फिनोमिनन को आपको केयरफुली समझना है। टॉलरेंस फिनोमिनन क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी इतनी एडजस्टेबल होती है, किसी भी कठिन परिस्थिति में वो एडजस्ट होने की कोशिश करते ही रहते हैं, जिसको आप शब्द एक्लिमेटाइजेशन या एडेप्टेशन भी बोलते रहते हो, ठीक है। अब इसका संबंध कैसे? देखो, ये दवाइयाँ हैं, ये आपकी फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर रही है,
बट फिर भी आपकी बॉडी हर वक्त नॉर्मलाइज रहने की कोशिश करते रहती है। आप दवाई ले रहे हो, आपकी फिजियोलॉजी मॉडिफाई हो रही है, बट उसी टाइम पे आपकी बॉडी नॉर्मलाइज रहने की कोशिश भी कर रही है। एंड अगर आप दवाई को ज़्यादा दिन अगर लेते रहते हो तो आपकी बॉडी धीरे 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 ये सीख जाती है कि दवाई के इफेक्ट में भी वो नॉर्मल रह जाए, ऐसा वो सीखने लगती है। आपकी बॉडी दवाई के इफेक्ट में भी नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगती है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में ये कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। देखो ये हम यहाँ पे ग्राफ निकाल रहे हैं, दिस इज अ टाइम लाइन एंड दिस इज इस साइड में हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो है ड्रग का डोज डी यानी कि ड्रग डोज, एंड दूसरा हम लेंगे ड्रग इफेक्ट, ड्रग इफेक्ट। ठीक है, अब समझो कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का डोज, समझो कि इट इज एक्स अमाउंट ऑफ डोज अगर ले रहे हैं तो शुरुआत में इसका जो इफेक्ट है आपको एकदम हाई मिलेगा, बहुत इफेक्ट मिलेगा, बहुत प्लेजर मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, इफेक्ट आपको हाई मिलेगा। बट अगर ये दवाई अगर आप कंटिन्यूसली अगर रोज ले रहे हो उतने ही अमाउंट में, तो आपकी बॉडी इसको एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। एडजस्ट होने की कोशिश करेगी मतलब इसका इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होने ना देने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रहा है? एंड इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये शुरुआत में हाई इफेक्ट मिल रहा था, अब ये धीरे 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 फॉल होने लगता है, कम होने लगता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंस इफेक्ट। बॉडी इसके लिए टॉलरेट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? बट आपको क्या ये इफेक्ट कम चलेगा? नहीं, आपको तो इफेक्ट एकदम हाई चाहिए। तो फिर क्या फिनोमिनन होता है दूसरे ग्राफ में हम बात करेंगे। सेम ग्राफ यहां पे निकाल रहा हूं, राइट। तो आपको अगर ये इफेक्ट अगर हाई ही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डोज शुरुआत में कम था इसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके ये इफेक्ट आपका हाई रहेगा। बात समझ पा रहे हो? राइट। इसलिए शुरुआत इतने से होती, इस चीज को देख के भी आप समझ सकते हो, शुरुआत इतने से होगी लेकिन ये डोज धीरे 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 बढ़ता रहेगा, एक स्टेज ये भी आ जाती है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से ये डोज आपका बढ़ते रहता है, इसमें आप दिन ब दिन फंसते रहते हो। डोज बढ़ेगा फिर से वही साइकिल हो जाएगी, आप इसको ज़्यादा डोज को भी विदाउट नीड लेते रहोगे, रिपीटेड यूज होता रहेगा एंड ये साइकिल खुद ही खुद को बढ़ाते रहेगी। ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं विशियस साइकिल, दुष्ट चक्र मंत्र वाला। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसकी वजह से ऐसा होने की वजह से हम दिन ब दिन और ज़्यादा डोज ऐसे फंसते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं एडिक्शन प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज अ एडिक्शन प्रोसेस। तो आपको ये जो है ये नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में, एज वेल एज उसके साथ आपको ये टॉलरेंस के ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। इसको केयरफुली देखिए, राइट। आप इसको वीडियो पॉज करके भी इसका ड्रॉ कर सकते हो। चलो अभी हम बात करेंगे, चलो ये तो हो गया एडिक्शन में हम यानी कि ड्रग में फंसते कैसे जाता है। अब बात यह करेंगे कि भाई इसको अगर हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दवाई को, तो हम छोड़ क्यों नहीं पाते, या किसी को अगर दवाई नहीं मिलती है तो क्या बात हो जाती है। यानी कि जो बोला जाता है कि भाई किसी को अगर लत लग गई है, एडिक्शन लग गई है, तो वो छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, ऐसे बोला जाता है। तो ये डिफिकल्ट बात क्यों हो जाती है, ये इस फिनोमिनन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ डिपेंडेंस फिनोमिनन। मैंने अभी आपको एक टॉलरेंस फिनोमिनन समझाया, इसको केयरफुली समझिए फिर से। देखो मैंने आपको ये बात बताया, अगर ड्रग को हम हर रोज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, कंटिन्यूस ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस ड्रग के लिए मॉडिफाई होती जा रही है। एंड एक दिन ऐसा आ रहा है कि भाई आपकी बॉडी नॉर्मलाइज तब ही रह रही है जब आपके बॉडी में दवाई है। बात को समझ पा रहे हो? तो आपकी बॉडी अब नॉर्मलाइज तभी रहेगी जब आपकी बॉडी में दवाई है, क्योंकि उसके साथ ही रहना सीख चुकी है। एंड सडनली आपने अगर दवाई निकाल दी तो ये अभी अनस्टेबल हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंस फिनोमिनन। तो इस तरह से क्या होता है, अब देखो इस तरह से अगर कोई ड्रग को छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो छोड़ नहीं पाता, या अगर उसको दवाई किसी कारणवश नहीं मिली तो फिर वो डेंजर बात हो जाती है। कब कैसे बताएंगे हम, पहले इस फिनोमिनन को समझेंगे, राइट। अब किसी ने दवाई छोड़ने की या कोशिश की या उसको ड्रग नहीं मिली, तो बेसिकली उसके बॉडी से दवाई एकदम हट गई तो अब उसकी फिजियोलॉजी अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फीलिंग आपको अनप्लीजेंट ही आएंगे, यहाँ पे आपको अनप्लीजेंट विड्रॉवल सिम्टम आता है। तो ये जो सिम्टम आएंगे, अनप्लीजेंट सिम्टम आएंगे, जो कि ड्रग निकालने की वजह से, आपकी फिजियोलॉजी से ड्रग निकालने की वजह से आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। अब ये विड्रॉवल सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो इसमें आपको ये बहुत गंदे फिनोमिनन आते हैं, गंदे फीलिंग आने लगते हैं। इसमें आपको प्रोफेज स्वेटिंग होने लगता है, यानी कि बहुत मात्रा में आपकी बॉडी से स्वेट निकलने लगता है, आप पूरी बॉडी गीली हो जाती है।
उसके साथ साथ आपको बहुत सारा एंग्जाइटी होने लगता है, डर लगने लगता है, चिंता होने लगती है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा बहुत सारे गंदे फीलिंग आने लगते हैं। उसके बाद आपके बॉडी में पूरा शेकीनेस, यानी कि आपकी बॉडी में ऐसे पूरा थरकाप होने लगता है, आपकी बॉडी पूरी अनस्टेबल हो जाती है, राइट। एंड उसके साथ साथ आपको नॉजिया, नॉजिया यानी कि आप जानते हो उल्टी पूर्वीचे जे सेन्सेशन असते, मळमळ म्हणतो मराठीमध्ये, ठीक है, ये भी गंदी फीलिंग होती है बहुत। तो ये ऐसा लगता है कि भाई उल्टी हो जाए लेकिन ये नॉजिया ना हो, ऐसे लगता है, राइट। अब देखो आपको सिर्फ अगर नॉजिया हो रहा है तो कितना गंदा फीलिंग होता है, एंड इस पेशेंट को ये सारे सिम्टम एक साथ आ रहे तो ये उसको कितना गंदा लगता होगा, राइट। एंड ये सारे सिम्टम उसके तब तक रहेंगे जब तक उसके बॉडी में ड्रग जाएगा नहीं, क्योंकि ये सिम्टम किसकी वजह से आए, ड्रग निकालने की वजह से आए। तो इस पर्सन को ड्रग लेना कंपलसरी हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज अ डिपेंडेंस फिनोमेनन। उसको कंपलसरी हो जाएगा, ड्रग लेना ही है, राइट। अब कोई ड्रग छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो छोड़ नहीं पाता है, या अब दूसरी कंडीशन किसी कारणवश उसको दवाई मिली नहीं। देखो बात क्या होती है, अगर कोई एडिक्शन में जा रहा है तो एडिक्शन में जा रहा है मतलब ये दवाइयाँ कोई ऐसे किराना दुकान पे मिलने वाली सस्ती मिलने वाली दवाइयाँ थोड़ी होती है, ये महंगी होती है, एंड इसमें पैसा बहुत खर्चा होता है। एंड अगर कोई इंसान नशे में जा रहा है तो उसका जो बिजनेस है, काम धंधा है, व्यवसाय है, वो उससे छूट जाता है, मतलब अर्निंग का सोर्स खत्म हो गया और पैसा खर्चा हो रहा है, तो उसका पूरा जो धन दौलत है, पैसा है, वो सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा पैसा खत्म हो गया तो उसके सामने क्या रह गया भाई, घर की चीज़ें। अब वो घर की चीज़ें बेच के पैसा कमाने लगता है और उसको दवाइयों में यूज़ करने लगता है, ठीक है, राइट। फिर ऐसा अगर करेगा तो उसकी फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है, फैमिली से उसके रिलेशन खत्म हो जाते हैं, उसकी फैमिली बिखर जाती है, राइट। फिर बात क्या होती है, वो भी बात खत्म हो गई, घर खत्म हो गया। अब वो पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है, किसी को घर में चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी को लूट मार करने की कोशिश करेगा, ऐसी बात होती है। शुरुआत छोटी सी होती है लेकिन बाद में ये बड़ा गुंडा बन सकता है। अब ऐसे लोगों का कुछ लोग गलत यूज़ भी कर सकते हैं, तू ऐसे ऐसे गलत बात करके आ, मैं तुझे पैसा देता हूँ, यानी कि ये इंसान बाद में किसी का मर्डर तक कर सकते हैं, इतने ये हैवान बन जाता है ड्रग को पाने के लिए। इसलिए ड्रग से डरना बहुत ज़रूरी होता है, इनके सानिध्य में जाना नहीं होता है। तो बात समझ में आ रहा है, इंसान हैवान बन जा सकता है अगर ड्रग के सानिध्य में जा रहा है तो इसलिए इस ड्रग का सेवन करना नहीं होता है, क्योंकि एक बार इसमें फंस गए तो इसमें से निकलना आप देख रहे हो कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें निकलने का रास्ता है, आपको बताऊंगा, लास्ट में हम टॉपिक में बात करेंगे। बट अब जो बात कर रहे हैं कि मैं बताया कि ये दवाइयाँ हैं, इनके हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट खराब होते हैं। जब अभी उनका जरा हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे थोड़ा सा, राइट। तो बेसिकली इफेक्ट्स क्या होते हैं, बिहेवियरल इफेक्ट हमारे यहाँ पे खराब हो जाते हैं, ठीक है, राइट। इसमें हमारा बिहेवियर रेकलेस हो जाता है, रेकलेस यानी कि लापरवाह, गैर परवाह बिहेवियर हो जाता है हमारा। हम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव यानी कि चीज़ों की तोड़फोड़ करने वाले बन जाते हैं, राइट। यह वायलेंस भी कर सकता है, वायलेंस यानी कि इंसानों की तोड़फोड़, वैंडलिज्म यानी कि चीज़ों की तोड़फोड़, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बिहेवियर यहाँ पे, यानी कि जो ड्रग्स एडिक्ट है उनका बिहेवियर यहाँ पे खराब हो जाता है, राइट। उनको अगर एक्सेसिव डोज चला गया गलती से तो उनकी मौत भी हो सकती है। मौत किसकी वजह से होती है, कोमा की वजह से हो सकती है, राइट, रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से हो सकती है, हार्ट फेल्योर की वजह से हो सकती है, वगैरह वगैरह, सेरेब्रल हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से इनके लिए नुकसानदेह हो जाता है, ठीक। अब हम जो बात करेंगे बेसिकली वार्निंग साइंस की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वार्निंग साइन? बेसिकली देखो, वार्निंग साइन मतलब क्या होते हैं, ये लक्षण अगर किसी में दिख रहे तो इसका मीनिंग यह होता है कि भाई ये इंसान ड्रग के सानिध्य में हो सकता है ही ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है। हमें वहाँ से वार्न होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि भाई ये ड्रग के सानिध्य में हो सकता है, राइट। अब ये है मतलब वो ड्रग के सानिध्य में है ही ऐसी बात नहीं। देखो एक पहला सिम्टम, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। अब आज की बात अगर हम करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस भी तो कम हो रहा है, तो हम क्या ड्रग में है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज या क्लास, ठीक है। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करेंगे तो ये यानी कि हमारा रहन सहन बिगड़ जाता है, हम खुद की साफ सफाई ठीक तरह से नहीं रख पाते हैं, ठीक। देन विड्रावल। अब देखिए, विड्रावल एंड आइसोलेशन नियरली सिमिलर मीनिंग के शब्द होते हैं, यानी कि अकेलापन, एकाकी रहने, एकटा रहने, ठीक है। तो जो सबसे घुल मिलता था अब अकेला रहने लगा है, तो दैट इज कॉल्ड एज विड्रावल और आइसोलेशन। डिप्रेशन का मीनिंग आप जानते हो, फटीग यानी कि थकान, ठीक है।
अब एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, एग्रेसिव यानी कि चिड़चिड़ापन, जल्दी से एंग्री हो जाना वगैरह वगैरह। रिबेलियस यानी कि सोशल नॉर्म्स को नहीं मानना, विद्रोह करना, गदर करना, इसको हम बोलते हैं रिबेलियस बिहेवियर। डिटेरियोटिंग रिलेशनशिप, अब ऐसा अगर कोई बिहेव करेगा तो उसके साथ कौन रहेगा, उसके सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, राइट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हॉबीज, म्हणजे अगोदर त्याला काही छंद होते, त्या छंदामध्ये चित्र काढायचा, म्युझिक ऐकायचा, काही करायचं वगैरे वगैरे, असे त्याला छंद होते, त्याच्यामध्ये त्याचं मन रमायचं, राईट. पण आता त्या छंदामध्ये त्याचं मन रमत नाही, म्हणजे त्याचं मन कुठंतरी रमलेलं आहे, असं वाटतं, बरोबर है कि नहीं, हाँ राइट, ठीक है. उसके बाद जो है उसके हम बाद में देखेंगे चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. अब चेंजेस इन स्लीपिंग हैबिट्स क्यों होते हैं? बेसिकली भाई ड्रग्स यानी कि 2 नंबर का धंधा होता है, रात में होता है, तो रात भर ये ड्रग्स के सर्च में ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए उनके स्लीप रात में नहीं हो पाती, दिन में सोते रहते हैं. एंड दिन में सोएंगे तो मेसेस या जो खाना पीना मिलता है तो दिन में ही मिलता है, इसलिए उनकी जो है ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है. एंड इसकी वजह से उनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, उनका जो है वेट कम हो सकता है, एपेटाइट उनकी बिगड़ सकती है, फ्लक्चुएशन आते हैं, मतलब सडनली चेंज हो जाता है, राइट. तो ये सारे जो साइन या सिम्टम्स है ये वार्निंग साइंस हैं, राइट. अब इसको आपको यूज़ कैसे है? देखो, ये किसी में अगर दिख रहे तो आपने उनके पेरेंट्स को वार्न करना होता है कि भाई ये साइन सिम्टम आपके बच्चे में दिख रहे हैं, मतलब ये अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी ये ड्रग में हो सकता है, तो उसके केयर लीजिए, ऐसे बात हम बोल सकते हैं. बाकी हमें कुछ नहीं करना, ये बात समझ में आई आपको, राइट. उसके बाद अगर हम देख रहे तो इसके वजह से क्या हो सकता है, ड्रग्स की वजह से. बाद में क्या, अब हम बात करेंगे अभी अल्कोहल की, ठीक है ना. तो अल्कोहल का अगर हम सेवन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या हो सकता है भाई, हेवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड हो सकता है. अब हेवी का मीनिंग वजनदार नहीं है, हेवी का मीनिंग ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है. तो ज़्यादा क्वांटिटी हम अडल्टहुड में, अब अभी हम पढ़े हैं टॉलरेंस फिनोमिनन की वजह से, ठीक है. डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, अब इस नर्वस सिस्टम के डैमेज में आपको 2 बातें याद रखनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो नर्वस या न्यूरल सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डैमेजेस, ठीक है. तो बेसिकली लॉन्ग टर्म जो डैमेज होता है वो आपके सेरेब्रम पे होता है, एंड शॉर्ट टर्म जो होता है इफेक्ट वो आपके सेरेबेलम पे होता है, राइट. सेरेबेलम पे क्या इफेक्ट है आप न्यूरल टॉपिक में पढ़े हो, ठीक है. तो सेरेबेलम पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके सेरेब्रम पे होता है, यही डेंजरस होता है, राइट. इसमें आपका क्या होता है कि भाई आपका कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह ये लॉस हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है सेरेब्रम पे होता है. इसमें आपको 2 इफेक्ट याद रखने हैं, मैं उधर लिखता हूं, राइट. सेरेब्रम पे जो 2 इफेक्ट होता है दैट इज अल्कोहल साइकोसिस, एंड दूसरा जो है दैट इज अल्कोहल डिमेंशिया. अल्कोहल साइकोसिस यानी कि वो इंसान पागल जैसा बिहेव करने लगता है, पागलपन हो जाता है. एंड अल्कोहल डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, ठीक है. तो इस तरह से ये भी इफेक्ट किसके है, ये सेरेब्रम के है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, एंड सेरेबेलम पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो जाता है, ठीक है. इसको याद रखिए. अब नेक्स्ट जो बात है दैट इज ऑन लीवर. तो लीवर में सिरोसिस होने लगता है, ये आप देख रहे हो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिरोसिस? देखो, सिरोसिस यानी कि नॉर्मल टिश्यू के जगह पे, बेसिकली नॉर्मल टिश्यू डैमेज होने की वजह से उस जगह को भरने के लिए फाइब्रोब्लास्ट की तरफ से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट किया जाता है, राइट. यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू बाय द फाइब्रस टिश्यू, इट इज कॉल्ड एज अ सिरोसिस. अब ये लीवर में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ लीवर सिरोसिस. अब बात यह होती है कि आप जानते हो लीवर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, उसके पास नियरली 22 मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, राइट. एंड दीज आर, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डेट इज चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना, ये भी काम लीवर का ही है. तो लीवर का नॉर्मल टिश्यू अगर फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गया तो फाइब्रस टिश्यू लीवर का काम नहीं कर पाएगा, राइट. एंड इसकी वजह से उसके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ के उसकी मृत्यु भी हो सकती है. तो इसलिए ये भी डेंजरस होता है, एंड दिस इज अ कॉमनेस्ट इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, ठीक है. अब हम बात करेंगे स्टेरॉइडल ड्रग्स की, ठीक है. तो स्टेरॉइडल ड्रग्स अगर मिसयूज करते हैं तो क्या होता है, उससे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन की. तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है
कौन से दवाइयाँ मिस यूज़ करते हैं, उसमें स्टेरॉइड भी आएगा, तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दे मिस यूज़ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, राइट। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये क्यों यूज़ करते होंगे, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स यानी कि फिजिकल परफॉर्मेंस है, राइट, एंड इसमें उनको कोई नुकसान हो सकता है, यानी कि उनको कुछ लग सकता है, तो बॉडी में तकलीफ भी हो सकती है, एंड तकलीफ अगर या पेन हो रहा है तो उनका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। तो पेन की वजह से परफॉर्मेंस कम नहीं होना, इसलिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक यानी कि मॉर्फिन लाइक, एनाल्जेसिक यानी कि पेन कम करने वाले पेन किलर, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। दूसरा कौन सा ड्रग यूज़ करता है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नाम में समझ में आ रहा है, स्टेरॉइड यानी कि आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है, ठीक है। एंड एनाबॉलिक यानी कि आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म यानी कि चीज़ों का फॉर्मेशन, टिश्यूज का फॉर्मेशन, तो मसल ग्रोथ करवाने के लिए, बॉडी ग्रोथ करवाने के लिए बेसिकली ये स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन स्टेरॉइड्स बहुत खतरनाक होते हैं, डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं इनको, यानी कि दोनों तरीके से उनके इफेक्ट आते हैं, कुछ अच्छा इफेक्ट है तो बहुत सारे बुरे इफेक्ट भी हम बात करेंगे, ठीक, राइट। डायूरेटिक्स वो यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स का मीनिंग ये हो रहा है कि भाई इससे यूरिन लॉस ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यानी कि आपके बॉडी से पानी का प्रमाण ज़्यादा बाहर निकलते रहता है। अब इसका यूज़ कैसे होता है, बेसिकली जो प्रतिद्वंदी वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि मुष्टि युद्ध यानी कि बॉक्सिंग वगैरह वगैरह या कुश्ती की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रतिद्वंदी यानी कि अपोनेंट कोई भी नहीं हो सकते, यहाँ पे वेट एंड एज ग्रुप होता है। तो कोई अगर 40 किलो का बच्चा है तो वो जाके 80 किलो वाले बच्चे के साथ कभी लड़ सकता नहीं है, यहाँ पे उसके आसपास के वेट ग्रुप का ही पर्सन उसके साथ लड़ाई कर सकता है, राइट। अब बेसिकली बात क्या होती है, हमारी बॉडी का 70% हिस्सा वाटर होता है, एंड ये अगर दवाइयाँ हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में से मोर एंड मोर वाटर लॉस होता है, यानी कि हमारा वेट कम हो जाता है। हम हायर ग्रुप में होते हुए भी वेट कम होने की वजह से लोअर ग्रुप में जाके लड़ाई करके उन छोटे बच्चों को हम हरा सकते हैं। ये फिनोमिनन की तरफ से ये डायरेक्ट यूज करते हैं, इससे आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। देन हार्मोन्स, हार्मोन मतलब यहाँ पे हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, प्लस कुछ सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इफेक्ट हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयाँ होती है जो स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज़ करते हैं। अब इसमें से सबसे खतरनाक जो होती है, देखो ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ये आपको होमवर्क करना है, ये सारी लिस्टिंग आपने बनाना है, जैसे मैंने बनाया है वैसे आपने वो लिस्टिंग बनाना है नोटबुक में, ठीक है। अब इसमें से सबसे खतरनाक जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी स्टेरॉइड्स के इफेक्ट जो मेल में है फीमेल में अलग होते हैं, राइट। अभी हम बात करेंगे फीमेल्स की। तो फीमेल्स अगर स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ करते हैं, यानी कि गलत यूज़ अगर कर रहे हैं, तो उनमें डेवलपमेंट होने वाले ये सिम्टम्स होता है, यानी कि मस्कुलिनाइजेशन। अब मस्कुलिनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, मस्कुलिनाइजेशन का मीनिंग आपको सिंपली मिल सकता है कि मसल, ऐसी बात नहीं है, मसल तो होते हैं, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि भाई मेल लाइक फीचर डेवलप होना इन फीमेल्स, मेल लाइक फीचर डेवलप होना इन फीमेल, यानी कि बॉडी की ग्रोथ होना, मसल डेवलप होना, उसके साथ बॉडी में हेयर आ जाना, एक्सेस हेयर आ जाना, बियर्ड मुस्टॅक डेवलप हो जाना, ऐसी बातें आ जाती है। यानी कि जी पहिलं बाई असते ते आता माणूस दिसायला लागते, म्हणजे बाई माणूस, तुम्ही शब्द ऐकला असेल, बाई माणूस, राइट। तो इस तरह से बात ही होने लगती है मस्कुलिनाइजेशन। अब देखो उसकी ये साइन सिम्टम लिखे हैं, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्से में आना ये बढ़ जाता है, मूड स्विंग यानी कि सडन चेंज इन द मूड, वो मतलब अभी अभी खुशी में था, हंस रहा था, खेल रहा था, सडनली मूड चेंज हो जाता है, अभी अभी रोने लगता है, राइट। यानी कि अभी खुशी अभी गम, कभी खुशी कभी गम नहीं, अभी खुशी अभी गम, ये बात होने लगती है, राइट। डिप्रेशन आप जानते हो, ठीक। उसके बाद एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप जानते हो 28 डेज की होती है नॉर्मली, अभी इरेगुलर होने लगती है, वक्त के पहले भी आ सकती है या लेट भी आ सकती है वगैरह वगैरह, ऐसे हो जाती है, ठीक है। एंड देन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यानी कि इसमें बॉडी के ऊपर मुस्टैक बियर्ड आ सकते हैं, बॉडी हेयर भी बढ़ सकते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ये भी इसकी साइज बढ़ सकती है। एंड डीपिंग ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ की पिच जो है मेल लाइक होने लगती है, आवाज़ बैठ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है साइड इफेक्ट इन फीमेल्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हम देखने जाने वाले हैं मेल्स में। अब मेल्स में एंड फीमेल्स में कुछ कॉमन भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स इन मेल एक्सेप्ट, इन फीमेल्स एक्सेप्ट वगैरह वगैरह, ऐसा था। इसलिए कॉमन चीज़ों को आपको ढूंढते रहना है इसमें, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं मेल्स की। तो मेल्स में कौन से स्टेरॉइड्स के इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें
बॉडी के ऊपर सीवियर एक्ने आने लगते हैं। एक्ने म्हणजे मुरमाचे फोड, पिंपल्स वगैरह आते हैं ना, वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे आते हैं। उसके बाद जो है इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, देखो ये आपको कॉमन मिल रहा है, हमने फीमेल्स में भी देखा था, मेल्स में भी दिख रहा है। ठीक है, मूड स्विंग ये भी आपको कॉमन मिल रहा है, डिप्रेशन ये भी, मतलब ये 3 चीज़ें आप कॉमन देख रहे हो। ये साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स इन मेल एज वेल एज फीमेल कॉमन है। ठीक है, अब मेल्स में पर्टिकुलरली बात करेंगे तो डिक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स यानी कि टेस्टिस, राइट। तो टेस्टिस का बेसिकली बहुत फंक्शन होता है मेल्स में, इसी की वजह से ही मेल होते हैं, क्योंकि टेस्टिस की वजह से आपका जो हार्मोन तैयार होता है दैट इज अ टेस्टोस्टेरॉन, राइट। एंड टेस्टोस्टेरॉन ही मेल की डेवलपमेंट लाइक अ मेल करवाता है, नहीं तो वह फीमेल डेवलप हो सकता है। ठीक है, एंड टेस्टिस का दूसरा काम होता है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, राइट। तो ये 2 काम यहाँ पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे डिक्रीज स्पर्म काउंट हो सकता है एंड इसकी वजह से स्टेरिलिटी आ सकती है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात है जो है किडनी या लीवर फेलियर भी हो सकता है, ये दोनों में भी होता है, मेल में एज वेल एज फीमेल, बट आपके बुक में ये मेल में लिखा है। ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल्स दैट इज नोन एज अ गायनेकोमास्टिया, इसको याद रखिए, गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है, राइट। प्रीमेच्योर बाल्डनेस, प्रीमेच्योर बाल्डनेस यानी कि उम्र से पहले बाल झड़ जाना, यानी कि हेयर लॉस हो जाना उम्र से पहले। एक एज में मेल्स में हेयर लॉस होता ही है, बट अगर ये उस एज से पहले हो रहा है तो ये स्टेरॉइड की एक्सेस यूज की वजह से होता है। एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, आप प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, उसका अगर एनलार्जमेंट हो गया तो यूरिनेशन या मिक्सचरेशन डिफिकल्ट हो जाता है इन मेल्स। तो ये हो गए फीमेल्स एंड मेल्स। अब हम बात करेंगे जो है एडोलेसेंस, उनकी अभी हम बात करेंगे। तो एडोलेसेंस में क्या बात होती है अगर स्टेरॉइडल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने आ सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में आते हैं, सिर्फ फेस पे ही आते हैं ऐसे नहीं, पूरे बॉडी पे भी आने लगते हैं, राइट। एंड एडोलेसेंस ये हमारे हाइट बढ़ने वाला एज होता है। इसमें आप जैसे कि जानते हो अगर हमारा बोन है तो बोन में दोनों साइड में 2 प्लेट्स होते हैं, इनको हम ईपीफाइशियल प्लेट बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज के होते हैं। एंड ये प्लेट्स बढ़ने की वजह से हमारे बोन का इलोंगेशन होते रहता है, आप जानते हो, राइट। एंड इनका फ्यूजन जो होता है वो स्टेरॉइडल हार्मोन पे डिपेंड होता है, राइट। तो बेसिकली जितने ज़्यादा स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में होंगे उतना जल्दी इनका फ्यूजन हो जाता है एंड हमारे बोन बाद में इलोंगेट नहीं हो सकते, यानी कि हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमारी इसमें हाइट स्टंटिंग ऑफ द ग्रोथ बोलते हैं।